अचानक ओवरनाइट, मतलब ओवरनाइट भी क्या कहूंगी, मतलब झटके से मैं बेरोजगार। अच्छा मैम, आपके जब लाइफ में डिसीजन लेती हैं तो वो डिसीजन कितनी बार फेल होता है और कितनी बार आपको लगता है कि हाँ, हमें दुनिया को लगता है बहुत सक्सेसफुल इंसान, भगवान मुझे ना इस लायक बना देना कि अगर मेरी बेटी हो ना तो उसको बस में ना सफर करना पड़े। एक छोटी बच्ची अगर सोच रही है कि अखबार में खबर छपे मेरे मरने की। नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग अमर में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं न्यूज एंकर्स का इंटरव्यू लेता हूं, पर आज जो हमारे साथ सेलिब्रिटी हैं ये न्यूज एंकर भी रही हैं और अभी फिलहाल में एक यूट्यूब चैनल चला रही हैं। आपने इनका चेहरा कई बार हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, जिंदगी भी चिरिच्चा नाम से इनका शो आता है। तो पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं माफी चाहूंगी, टाइम देने में बहुत समय लग गया, बीच में कभी तबियत खराब रही, कभी ट्रैवल कर रही थी तो थोड़ा लेट हो गई। तो वो तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मैम, हम अक्सर देखते हैं कि आप लोग करियर को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं अपने, पर आपने इसकी शुरुआत कैसे की? आपने स्कूल कॉलेज के टाइम से कैसे सोचा कि रिपोर्टर ही बनना है या एंकरिंग करनी है? नहीं, स्कूल कॉलेज के टाइम बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि उतना तब टीवी बिल्कुल शुरू हुआ था, एक आध ही चैनल था, तो ये तो अमर मुझे कभी नहीं पता था कि मैं ये करूंगी। बहुत चांस की बात है, 96 में इनफैक्ट जब मैं दिल्ली आई 1996 में, तो मैं कंप्यूटर कोर्स करने आई थी। कंप्यूटर का डिप्लोमा में 3 साल का करी थी, तो उसका फाइनल ईयर झांसी में नहीं हो सकता था, इसलिए मैं दिल्ली आई थी। और मैं एक एनजीओ स्पिक मेके के साथ जुड़ी हुई थी, जो कल्चर वगैरह, आर्ट कल्चर उस पर काम करते हैं। तो वहां दूरदर्शन की टीम आई थी मेरे, मतलब स्पिक मेके पे फिल्म बनाने। तो हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर किरण सेठ, उन्होंने कहा भाई रिचा भी एक बाइट देगी, साउंड बाइट। मतलब मुझे तो साउंड बाइट भी शायद नहीं पता था होगा उस जमाने में, 21 साल की थी। तो मुझे जो भी समझ में आया स्पिक मेके के बारे में मैंने बोल दिया। तो वहां उनके कैमरा पर्सन ने कहा कि ये लड़की तो बड़ी फोटोजेनिक है। अच्छा, झांसी से आई थी, हमेशा घर में हिंदी का माहौल था, तो उन्होंने कहा हिंदी कितनी अच्छी बोलती है। तो वहां दूरदर्शन से जो आए थे रमेश शर्मा जी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझसे आके मिलना दूरदर्शन में। तो वो भी मैं भूल गई, 1-2 महीने नहीं गई, फिर याद आया तो अचानक एक दिन चली गई, तो पता चला तब उन्होंने मुझे अंकुर करके कार्यक्रम आता था गार्डनिंग पर, वो दिया, क्योंकि उन्हें लगा बोल अच्छा रही है, हिंदी का बैकग्राउंड अच्छा है, लिख भी लेगी। और तो उसमें हम लोग ऐसे इंटरव्यू बेस्ड था कि भाई अब बरसात का मौसम आ गया है तो कौन से फूल उगाने हैं, उस तरह का। तो एक्सपर्ट से हम बात करने जाते थे। तो 96 में अंकुर कार्यक्रम से दूरदर्शन पर मेरी शुरुआत हुई थी, मतलब प्योर डेस्टिनी कहूंगी मैं इसको। अच्छा मैम, कई बार हम देख चुके हैं कि आप जब 1996 में आपने शुरुआत की, आप 21 साल की थी, उस समय मैं पैदा हो रहा था दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में। पर ये होता है ना कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलन में आ रहा था, धीरे धीरे बहुत नया था, लेकिन बहुत नया था। पर उसके बाद जो जैसा कि रफ्तार पकड़ा 98 के बाद, फिर 2002 में 2002 के आसपास दूरदर्शन की सही से शुरुआत हो गई, सब देखने लगे एंटीना घुमा घुमा के। उस समय नहीं, 2002 तक तो सब प्राइवेट चैनल आ गए, पर उस समय एंटीना का भी जमाना था, एंटीना चलता था। तो और पहले हमारे जमाने जब हम छोटे थे, हमारे जमाने में भी था। अच्छा, तो हम लोग एंटीना घुमा के देख चुके हैं। हम इतना बड़े फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है, पर ये होता है ना कि उस समय ये हालात थे कि खून हो जाते थे, उस समय दंगाई भी बहुत होते थे। उस समय तो मुंबई की खबरें भी बहुत आती होंगी आप लोगों के पास कि इसको इतने मारा, इसको इसने मारा। तो किस तरह के, मतलब कैसे उस चीज को मैनेज किया जाता था? नहीं देखिए, 2002 में जब मैंने जी ज्वाइन किया, उसके बाद हम न्यूज पढ़ते थे, तो न्यूज तो सब तरह की, इनफैक्ट मुझे लगता है तब कम से कम ये था, एक बुलेटिन ना एक फुल पैकेज होती थी। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको सब खबरें मिल जाती है ना, आपको पॉलिटिक्स भी मिल जाती है, आपको एंटरटेनमेंट भी। अब मुझे लगता है कि कई बार एक बुलेटिन में 1 घंटे तक एक ही बात पे बहस चली जा रही है, लड़ाई झगड़ा इतना। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हम बुलेटिन शुरू करते थे तो हेडलाइंस हो गई, फिर जो बड़ी पॉलिटिकल न्यूज ऑफ द डे है, कोई डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन मुझे याद है कि बुलेटिन खत्म करते करते एक सॉफ्ट स्टोरी भी होती थी, एक आर्ट एंड कल्चर की स्टोरी भी होती थी, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। हाँ, कुछ कुछ अच्छा होता था। अब तो वो मिलता ही नहीं है। तो तब की स्टोरी में ऐसा नहीं था कि अगर कहीं दंगा हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं बस खाई में गिर गई, मतलब सारी। उसके बाद एक दौर आया, मुझे लगता है 2004-5 के आसपास, स्पीड न्यूज, कि वो एक मिनट, हाँ सुपर, अब तो बहुत सारे नाम हो गए, मुझे याद है मैं स्पीड न्यूज पढ़ती थी, तो वो मुझे हालांकि बहुत कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था कि देश भर की खबरें इतनी जल्दी 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 1 मिनट में 100 खबरें। हाँ, बट जिस कॉन्सेप्ट से मैं रिलेट कर पाती हूँ वो ये कि जब हम न्यूज पढ़ते थे तो अगर कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग नहीं आई है तो आपकी एक बुलेटिन में ना हर तरह की खबरें वो हो जाती, शामिल हो जाती थी, जो कि अब नहीं होता, जैसे प्राइम टाइम शो में होता है रात को। अब तो खैर। अच्छा मैम, जब आपने मीडिया छोड़ा उसके बाद कितना टाइम के बाद आपने अपना यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने की सोची थी? देखिए, एक तो ये सेंटेंस, मतलब कि मैंने मीडिया छोड़ा, हाँ, तो छूटा था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो हुआ क्या था,
वो भी बड़े उतार चढ़ाव जैसे थे। 13 में मेरा छूटा नहीं था। हमने ये हुआ था कि मेरा जो शो है जिंदगी लाइव वो कलर्स पे जाने वाला था, इसलिए मैंने न्यूज चैनल छोड़ के मैं एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस के साथ मुझे अटैच किया गया कि वो शो बनाएगा सिद्धार्थ बासु जी का। उसके बाद जस्ट बिफोर द शूटिंग कुछ हमारे चैनल में मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए, सारी चीजें स्टॉल कर दी गई, तो वो बंद हुआ। तो पहले जिंदगी लाइव कलर्स पे जाते जाते बंद हुआ। मतलब आप सोच चलते चलते बेरोजगार हो गए। ओवरनाइट भी क्या कहूंगी, तो झटके से मैं बेरोजगार हो गई। मतलब आप सुबह सोच रही है, फोन आया कि आपका कलर्स पे जा रहा है और सोचिए 2 घंटे बाद ही बेरोजगार। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, वो बड़ा अच्छा वो है ना कि वर्क फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो मतलब एक झटके में मैं बेरोजगार हुई हूँ। कब 2013 में, जब मेरा एक अच्छा खासा करियर रह चुका था, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसी साल मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया था। तो मीडिया कहीं ना कहीं, देखिए मास मीडिया में मैं हमेशा जुड़ी रही। फिर मेरा दिल्ली मेरी जान करके एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो आता था। फिर 14-15 में मुझे न्यूज चैनल ने एक ने वापस न्यूज पढ़ने बुलाया। तो 14 से 15 मैंने वापस न्यूज पढ़ी एक साल। हाँ, लेकिन 15 आते आते मुझे वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? मेरा ही अपना नेटवर्क 18 ही था। अच्छा, नेटवर्क। हाँ, लेकिन मुझे फिर ये रियलाइज हो गया अमर कि जिस तरह की न्यूज हम पढ़ते आए हैं और अब जैसी हो रही है वो मैं एडजस्ट कर नहीं पाऊंगी। मतलब आई डोंट फिट इन एनी मोर। तो फिर मैंने ही रिक्वेस्ट किया कि अब जब वो 1 साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, तो मैंने कहा मैं रिन्यू करना नहीं चाहती। तो वो अच्छी बात है जो मैं अपने लिए फील करती हूँ कि मैंने बहुत अपना डिग्निफाइड एग्जिट, मतलब टचवुड कहीं ये नहीं हुआ कि मुझे किसी निकाला गया हो। मैंने खुद अपनी मर्जी से छोड़ा है। हाँ। तो उसका रेडियो मेरा चलता रहा, लेकिन लोग बार बार जिंदगी लाइव एक होता है ना। 15 से हमने जिंदगी लाइव फाइनली शुरू किया 18 में। उस बीच 16-17 में ईटीवी पर जिंदगी लाइव रिटर्न्स आया, तो मैंने 13 एपिसोड फिर किए। ईटीवी भी नेटवर्क 18 का ही हिस्सा है। तो ऐसा नहीं हुआ कि कहीं मैं बहुत लंबे दौर के लिए बिल्कुल आउट ऑफ द मीडियम हो गई, वो नहीं हुआ। लेकिन कई बार यंगस्टर्स बोलते थे मैम आप यूट्यूब पे लाइए, डिजिटल मीडिया पे, और मुझे लगा भी कि अब डिजिटल सडनली बूम आ रहा है। ऐसे करते करते फिर 18 में हम यूट्यूब पर आए जिंदगी पे चल। अच्छा, जिंदगी विच रिचा की पीछे की स्टोरी क्या है? मतलब किस चीज से इंस्पायर होता है ना इंसान की, हाँ अब मुझे ये चीज करना चाहिए सही में? एक्चुअली जिंदगी रिचा की इंस्पिरेशन तो जिंदगी लाइव है। हाँ। अब आप पूछो जिंदगी लाइव की इंस्पिरेशन, क्योंकि जिंदगी लाइव 6 साल चला है हाँ। पर, तो उसमें हमारा यही था कि वो एक तो वो स्टोरीज जो खबरों में नहीं आ पाती, और हमेशा अब जैसे मैं जिंदगी विद रिचा बनाती हूँ, तो अगर मुझे तय करना है कि मैं स्टोरी लूं या नहीं, तो मुझे लगता है कि ये कहानी देखकर क्या कोई व्यक्ति इंस्पायर होगा, क्या किसी को हिम्मत मिलेगी। हम में से बहुत सारे लोग, अमर मैं भी, हम निराशा के दौर से गुजरते हैं। बिल्कुल। आज सुबह आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं नीचे यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ, एक स्कूल चलता है हमारा। हाँ। वहाँ एक व्यक्ति आए और रुक के मुझसे बोले, तुम थी ना वहां पर, बोले मैं सीए की जब तैयारी कर रहा था और हमारे घर में बहुत बुरे हालात चल रहे थे, तकलीफें थी, बोले तब आपका एक एपिसोड देखा था। और बोला उससे मुझे हिम्मत मिली। और ये एपिसोड उन्होंने पता है कब का बताया? 2009 का। कितने साल बाद, 14 साल बाद वो आज मुझे थैंक यू कहते हैं। बोले उस एपिसोड ने मुझे ताकत दी। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि किसी की जिंदगी में अगर मैं इतना सा छोटा सा बदलाव ला पाऊँ, किसी की सोच में बदलाव ला पाऊँ, तो वो मेरा काम मतलब वर्थवाइल है। अच्छा मैम, आपने 21 साल की उम्र में करियर की स्टार्टिंग की, और पहले झांसी में 18 साल की 18 साल की उम्र से नौकरी कर रही हूँ। 18 साल की उम्र से नौकरी, पर एक होती है ना अर्लियर लाइफ, बिफोर जॉब के अर्ली लाइफ, कैसी रही आपकी अर्ली लाइफ? क्योंकि आपने खुद बताया कि आपके पापा शायद डॉक्टर थे, किसी पापा डॉक्टर हैं, अभी डॉक्टर हैं। तो एक होता है ना डॉक्टर की फैमिली में पढ़े बच्चे पैदा हुए, तो बेटा तुम्हें ये कोर्स करना है कि ये करना है। एक्चुअली क्या होता है, ये वाली चीज ना ज्यादातर मैं देखती हूँ प्राइवेट डॉक्टर्स जिनके बड़े बड़े नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ वो भी अपने आप में एक बिजनेस बन गया है। हमारे पापा एक सिंपल गवर्नमेंट डॉक्टर थे, और मैं कहूंगी कि बहुत मिडिल क्लास से थोड़ी कम ही हमारी अपब्रिंगिंग रही, क्योंकि पहले की होता था परिवार की जिम्मेदारियां। तो मेरे दादाजी, मतलब फैमिली से हम लोग पैसे वाले नहीं थे, तो पापा के ऊपर या ताऊजी के ऊपर होता ना, बड़े बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, 3 बहनों की शादी करनी है। तो ऐसा नहीं कि हमारी बहुत एक पैसे की तरह से मैं कहूँ तो लग्जरियस अपब्रिंगिंग नहीं थी। मतलब सेविंग करके चलनी थी। हाँ, सेविंग करके चलनी है। कभी कोई खिचखिच भी हो रही है कि पैसे नहीं है, या एक स्कूटर या एक मोटरसाइकिल थी, मतलब कार में। मैंने शादी के बाद मैंने अपनी पहली जिंदगी की कार खरीदी है, वो अपनी इनकम से। हाँ, लेकिन अलमस्त जिंदगी थी अमर। मैं कई बार सोचती हूँ कि पैसों से ये चीज नहीं होती। मैं एकदम बहुत शैतान थी। मेरी स्कूल लाइफ बहुत एक्टिव रही। मैं स्टेज पर बहुत एक्टिव थी। तो जैसे कुछ लोगों का कहते हैं ना कि वही करें आप जो, मतलब जो जिसके लिए आप बने हैं। तो मुझे लगता है स्टेज, हमेशा स्टेज और माइक। कल भी मुझसे कोई पूछा था आप इतना कैसे एक्सटेम्पोर बोल लेती हैं? मैंने कहा क्योंकि स्टेज और माइक से मेरा कंफर्ट लेवल हमेशा बचपन से था। स्कूल में शायद ही मेरी पूरी स्कूल लाइफ में मुझे याद नहीं कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसे मैं दर्शक बन के देख रही हूँ। मैं हमेशा स्टेज पर होती थी। स्कूल कैप्टन थी और बहुत शैतान बदमाश। मतलब स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें आपकी क्लास के भी सारे बच्चे नहीं जानते, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सीनियर जूनियर सब जानते हैं।
तो मुझे सब जानते थे स्कूल में, टीचर सारी जानती थी, बहुत बदमाश थी मैं। तो बड़ी एक्टिव बचपन रहा मेरा। अच्छा मैम, हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में, जब हम करियर डिसाइड करते हैं, तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है अब तक, या कितनी बार आया टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट बहुत आते हैं, क्योंकि मेरे लो पॉइंट्स बहुत आते हैं कि एकदम यहाँ थे फिर गिर गए फिर उड़ गए। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिंदगी लाइफ 2007 में, जब जिंदगी लाइफ मेरी जिंदगी में आया, तो मेरी जिंदगी, मतलब दूसरे लोग कहते हैं कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी, आपके शो ने हमारी जिंदगी बदल दी, जो मेरी जिंदगी बहुत बदल गई, मैं बहुत बदली। आई थिंक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट वाज अनाउंस फेस हुआ। तो न्यूज तो पढ़ ही रहे थे 5 साल, मतलब होता है ना न्यूज चैनल में, कई बार होता है कि न्यूज चैनल पढ़ रहे हैं, आप सामने से एंकर निकल के पहचान में नहीं आया, बट आप सामने से निकलते होंगे तो सामने वाला पक्का बोलता है ये तो देखा हुआ चेहरा है। देखा हुआ चेहरा, जरूरी नहीं कि हर कोई जाने। और इनफैक्ट मेरे साथ बड़ा मजा ये हुआ कि जरूरी नहीं लोगों को रिचा अनिरुद्ध याद हो, मैं ऐसे सुनती हूँ धीरे से आवाज आती, जिंदगी त्रिचल नहीं, जिंदगी वाली। कोई मुझे कहेगा आप वो ये ना हेलो जिंदगी वाली, लोग नाम बदल देते हैं, बट जिंदगी शब्द ना जुड़ गया है मेरे साथ, तो मुझे तो लगता है चलो ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपका कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें डॉक्टर उज्जवल जी से आपने 2 क्वेश्चन से, वो तो आपका उसमें लक बहुत टाइट रहा है, मतलब बहुत अमेजिंग, वो तो बहुत चौंकाने वाली है। हाँ, मतलब उन्होंने बोला कि दूसरा क्वेश्चन भी अगर आएगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो तुरंत दूसरा क्वेश्चन भी आ गया था। ये मतलब इतना, मतलब लक कैसे साथ दे जाता है, कुछ तो टॉप सीक्रेट तो हमें भी बताइए, हमारा लक क्यों साथ दे रहा है? नहीं, वो पता नहीं कैसे हुआ, सच्ची अमर, मतलब हम भी कई बार मैं बहुत हैरान होती हूँ जब याद करती हूँ। आप देख रहे होंगे उसमें मैं बहुत हंसे जा रही हूँ, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि मैं समझ नहीं आता ये हुआ क्या है। मैंने उनको कहा भी कि देखिए मैं सवाल पूछती ज्यादा अच्छी हूँ, जवाब शायद पता नहीं दे पाती हूँ। एक ब्रह्मांड कनेक्शन होता है ना, यूनिवर्स कनेक्शन, तो आप शायद सोच भी रही होंगी कि हाँ आई जाए क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा मैम, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है, क्योंकि आप झांसी से निकली, एक लड़की जब अपने होम टाउन से निकलती है और अलग शहर में जाती है तो माँ बाप को टेंशन होती है, तो फैमिली का कितना सपोर्ट है, और जो होते हैं ना रिश्तेदार चाव चाव करने वाले, उनको अब क्या जवाब मिलता है? देखिए मेरी माँ, मतलब सपोर्ट फैमिली का हमेशा से रहा, माँ का तो खैर बहुत ही ज्यादा रहा। पिता का मैं ये कहूंगी कि मेरी अपब्रिंगिंग में, जैसे होता है ना कि कभी भी, मैंने भी हाल ही में कहीं जगह मैं स्पीच दे रही थी, मैंने कहा मुझे कभी ना इस तरह से पाला ही नहीं गया कि लड़की हो तो नजर झुका के जाना है यार, मतलब जिसका फादर ये कहता अरे तुम थप्पड़ मार आना बाकी हम देख लेंगे, कोई तुम्हें छेड़े तो हमेशा बहुत बिंदास बनने की, एक तुम लोग जैसी झांसी की लड़कियां मुझे लगता है हमेशा से पलते पड़ते हैं ना, तो हम लोग झांसी की रानी को अपना आदर्श बना के चलते हैं। तो मेरी अपब्रिंगिंग में मेरे पापा अमरचित कथाएं बहुत लाके देते थे, बहुत, तो वो चीज थी। करियर में माँ ने बहुत साथ दिया, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी तो माँ ने कहा हम संभालेंगे तुम्हारी बेटी को, क्योंकि माँ का सपना था कि मैं कुछ करूं, जैसे मैंने कहा बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, तो माँ का सपना था कि लड़की, मेरी बेटी कुछ करे बड़ा, तो वो तो था। और रिश्तेदारों की जो आपने बात की, तो मुझे लगता है कि हमारे बुरे वक्त में जो भी लोग हमारे लिए बातें बनाते हैं ना, या जो ऊट पटांग उल्टा सीधा बोलते हैं, जो शायद ये चाहते हैं कि हम फेल हो जाएं ताकि उनकी बात सही प्रूव हो जाए, मुझे लगता है उनको हमें जवाब नहीं देना चाहिए कभी, उनको जवाब वक्त देता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रिश्तेदार जिन्होंने उस समय मुझे डिसोन कर दिया था, कि मतलब मुझसे बात भी नहीं करते थे, आज डबल रिश्तेदार हो गए, पता नहीं कहाँ से रिश्तेदार आए, मैं जानती भी नहीं। तो रिश्तेदारों को लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैंने सीखा है। अच्छा मैम, ये लाइफ में हम कोई भी करियर चुनते हैं तो कंफ्यूजन जरूर होती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आपको कितनी बार कंफ्यूजन हुई लाइफ में करियर चुनते हुए? देखिए कंफ्यूजन तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे क्या होता था हमारे और छोटे शहरों में और हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते थे। आपने बायो ली है तो एमबीबीएस पीएमटी देना होता था, तो वो भेड़चा में पीएमटी दिया, जबकि आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं गलती से सिलेक्ट हो जाती पीएमटी में तो कितना खराब होता, क्योंकि फिर मैं बहुत बुरी डॉक्टर बनती, तो मैं अच्छा हुआ नहीं बनी। तो एक तो वो था कि तब सब कर रहे हैं तो कर लो, फिर किसी सबने कह दिया अच्छा सीएस की तरह, उस जमाने कंपनी सेक्रेटरी, हालांकि वो तब मैंने नहीं दिया, फिर कंप्यूटर कोर्स कर लिया। करियर में आने के बाद भी वो रहते हैं अमर, जब ये लगा कि अरे उस समय ना वो न्यूज में खूब सांप बिच्छू और प्रिंस और स्वर्ग की सीढ़ी सब चल रहा था, उस समय चलता तो तब भी लगता था कि ये करने आए थे क्या, ये करना है क्या, तब भी कंफ्यूजन होता। मुझे कंफ्यूजन आज भी होता है, आज भी अगर एक एक स्टोरी सिलेक्ट करनी होती है तो कई बार लगता है करूं या नहीं करूं, तो मुझे लगता है कंफ्यूजन तो पूरी जिंदगी का हिस्सा है, और कंफ्यूजन रहना चाहिए, उसी से आपके जिंदगी में क्लैरिटी आती है, क्योंकि तब आप ये सोचने में मजबूर होते हो ना कि व्हाट डू आई चूज। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहती हूँ कई बार जब ये वाली चॉइस आती है ना, पैसा या आपकी अपनी जो धारणा, विचार धारणा है, आपके विचार है कि आप इस पे करना चाहते हैं या नहीं, उसमें आप किसको चूज करते हो, तो मुझे तो लगता है मैं उस कश्मकश से शायद हर दिन जीती हूँ, हर दिन। अच्छा मैम,
आपके ने जब लाइफ में डिसीजन लेती हैं तो वो डिसीजन कितनी बार फेल होता है और कितनी बार आपको लगता है कि हाँ ये डिसीजन होने वाला? मैं आपको सच बताऊं अमर, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप किसी का भी इंटरव्यू ले वो कहे कि मतलब आप हमें दुनिया को लगता है बहुत सक्सेसफुल इंसान है। आप अगर मेरा एक सक्सेस देख रहे हो कि एक जिंदगी में रिचा है, उसके पीछे हजारों फेलियर्स होंगे मेरे जो दिखते नहीं है, क्योंकि वो एक जो मेरा सक्सेस है ना वो मेरे बाकी फेलियर्स को छुपा लेता है। मैं एक बिजनेस एंटरप्राइज में फेल हो चुकी हूँ जिसमें मेरे ऊपर लाखों का कर्जा है विदाउट अ मिस्टेक ऑफ माइंड, क्योंकि मेरी बेवकूफी थी कि मैं थोड़ा लोगों पर ज्यादा भरोसा कर लिया। आई वाज फुलिश। और आज मैं बाकी सब तो भाग गए, मैं उधारी चुका रही हूँ, आप समझ रहे हैं। तो बहुत फेलियर्स हैं। कोई इंसान आपको उस दुनिया में नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, और अगर कोई कहेगा तो वो झूठ बोल रहा है। वो तो खैर है ही, अपना अपना है। आपको फंसा के सब भाग गए। अब उन्होंने फंसाया या मेरी बेवकूफी थी कि मैं फंस गई? हाँ, नहीं मतलब आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया ना उन पे। हाँ, वो एक थोड़ा मेरा फेलियर, लेकिन वो मैं आज भी करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं उसको बदलना नहीं चाहती उस चीज को। आई लाइक टू ट्रस्ट पीपल। अच्छा मैम, कभी लगता है कि आपको पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहिए, जब आप स्कूल कॉलेज में थी, जब फन करती थी, या अब ज्यादा काम हो गया है तो कभी लगता है काम प्रेशर से? नहीं, अमर हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। वो जिंदगी थी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके अपने संघर्ष थे। हाँ। उस जिंदगी में जब उस जिंदगी वाली रिचा ना ये सोचती थी कि वाह, जिसके पास कार होती है उसके पास तो कोई दुख ही नहीं होता। आप समझ रहे हैं? तो जब मेहनत करके कार आ गई, अब मैं क्यों सोचूं जिंदगी में वापस जाना। मैं ये सोचती हूँ वो भी बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है। ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि इस जिंदगी का तो सपना देखा था। आपको पता है, एक बार मैं स्कूल में थी, बड़े मजेदार आपको बताती हूँ। 11th में थी, तो स्कूल क्लास में कुछ तो शरारती जैसी मैं थी, थोड़े बचकाने बच्चे होते हैं, कुछ थोड़े मैच्योर टाइप नहीं होते तो थोड़े हाँ। तो एक जो हमारी क्लास की टॉपर थी, अभी अमेरिका में साइंटिस्ट है वो लड़की। अच्छा। बनी। तो मैं ऐसी गई थी, मैंने कहा पता है मैं बड़े होके ना, मुझे नहीं पता क्या बनना है, लेकिन मैं बहुत बिजी रहना चाहती हूँ कि मेरे पास टाइम ही ना हो, लोग मुझसे मिलने के लिए वेट करें, ऐसे कुछ हवाई वो बना रही थी मैं। तो पता उसने कहा, वो थोड़ी मैच्योर थी, कहती है रिचा बी केयरफुल, तुम क्या मांग रही हो, क्योंकि जिस दिन ये चीज पूरी हो गई ना उस दिन तुम बहुत परेशान हो गई। आप समझ रहे हैं? आज कभी कभी जब ये होता है कि टाइम नहीं होता तो मुझे मनी की बात याद आती है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ ये चाहा भी तो था। ये चाहती थी, तुम चाहती थी लोग तुम्हें पहचाने। तो आज फिर किस बात की शिकायत करूँ, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप 1996 में 21 साल की उम्र में थी, उस समय एक लड़का पैदा हो रहा था। तो कभी सोचा था कि वो लड़का कैसे किसी न किसी तरीके से आपको अप्रोच करेगा इंटरव्यू के लिए? नहीं, ये नहीं सोचा था, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। 96 में मैं क्या सोच रही थी मुझे पता ही, बहुत बच्ची थी मैं। मुझे ये जरूर याद है 96 की बात एग्जैक्टली। हाँ, मैं ना एक दिल्ली की ब्लू लाइन बस में जा रही थी। तो पैसे ऑटो के तो पैसे नहीं होते थे ना, और उस दिन बस में बहुत भीड़ रही होगी, धक्का मुक्की हुई होगी, एक दो लड़कों ने किसी ने छेड़ दिया होगा, कुछ किया होगा, तो मैं ना एकदम रुआसी हो गई। तो बच्ची थी, झांसी से आई। आजकल तो मैं देखती हूँ 21 ईयर ओल्ड बच्चे काफी हम थोड़े वैसे थे हम। तो मैं ना बस उतर के रोने लगी। और मैंने ऐसी, मैं नॉर्मली मेरी हमेशा आदत रही है, मैंने ऐसे ऊपर देख के भगवान से कुछ जब बोलना होता है ना, ऊपर देख के ऐसे बोलती हूँ। मैंने कहा भगवान मुझे ना इस लायक बना देना कि अगर मेरी बेटी हो ना तो उसको बस में ना सफर करना पड़े। ये छेड़खानी जो मेरे साथ हुई ना, ये मेरी बेटी को ना झेलनी पड़े। ये एग्जैक्टली 96 आपने क्योंकि बोला ना, ये घटना मुझे हमेशा याद रहती है कि उस दिन मैंने ये मांगा कि अगर मेरी बेटी हो तो इतना इस लायक मुझे बना देना कि मैं इतने पैसे कमा लूं कि मेरी बेटी ब्लू लाइन बस में ना जाए। खैर वो तो आज भी होता है ये बस में एग्जैक्टली। अच्छा मैम, आपने जब यूट्यूब चैनल चला रही थी, चालू किया, और आपने सोचा कि सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेना है, जो आपके नाउन है, जो आपके कांटेक्ट में और दोस्ती हो जाती है, तो वो तो आपके कॉल पे हाँ चलिए मैं आते हैं, इस दिन का टाइम ले लीजिए। जैसे आशुतोष राणा, कुमार विश्वास, जो अननाउन थे, जो आपको एकदम जानते ही नहीं थे ये कौन है, या आप उनके टच में नहीं थे, उनको कैसे अप्रोच करना होता था आपको, कितना मुश्किल आता था उस समय? देखिए, अभी तक हमने जितने सेलिब्रिटीज किए हैं वो तो शायद ज्यादातर सभी नोन थे, क्योंकि विद्या भी मुझे जानती ही थी। मतलब ऐसा विद्या से मैं कभी पहले मिली नहीं थी, बट क्या होता है ना, किसी को नाम तो उतना पता ही होता है। टीवी पे पंकज त्रिपाठी जी मुझे जानते थे। इनफैक्ट आम लोगों में शायद कभी ऐसा रहा हो, लेकिन क्या होता है मेरी टीम कांटेक्ट करती है। इवन सेलिब्रिटीज को भी कई बार अगर मैं जानती हूँ या मेरे पास नंबर है आ गया है कहीं से, तो हमारी टीम ही कांटेक्ट करती है ज्यादातर। तो या मेल लिखते हैं या मैसेज करते हैं, जो भी नॉर्मल तरीका। नहीं, लेटर तो कहाँ कोई लिखता है। नॉर्मली कोशिश होती है कि मोबाइल नंबर मिल जाए तो फिर मैसेज डाल देते हैं और वहां से रिस्पॉन्स आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ दिन तक ईमेल। अभी भी हम लोग विद्या को के इंटरव्यू मैंने बोला है, विद्या को शायद हमने 2nd सीजन से ट्राई करना शुरू किया था। विद्या मुझे मिली है 5th सीजन में, तो 3 या 4 साल मैंने इंतजार किया है। हाँ, तो आपको ऐसा लगे कि हमें इंतजार नहीं करना पड़ता? ये क्वेश्चन मैंने इसी चक्कर में पूछा था, आप समझ गए। तो विद्या का हमने 3 सीजन इंतजार किया। अच्छा मैम, कभी
कभी ऐसा हुआ है कि टीवी एंकरिंग के दौरान कोई न्यूज पढ़ दी, होता है ना कई बार फ्लो में कोई ऐसी न्यूज आ जाती है बुलेटिन के दौरान कि किसी की भावनाएं आहत हो जाए, तो कई बार होता है कि एंकर्स पे केस हो जाते हैं, आजकल तो बहुत केस हो रहे हैं। तो उस समय आप पे कभी केस हुआ है कि ऋचा अनिरुद्ध पे हमने केस कर दिया, एफआईआर आपके घर आ गई? नहीं, मुझे ये याद है कि एक बार एक बुलेटिन में मुझे अभी भी निठारी कांड हुआ था, जब तो हम लोग ना वॉल पे कुछ भी क्या क्या लिख देते हैं, तो हम्म। वो भी, लेकिन होता क्या है, जब आप चैनल में होते हो ना तो आपको चैनल का प्रोटेक्शन होता है। तो एफआईआर ही हुई थी शायद, मतलब मैं और मेरे को एंकर थे संदीप चौधरी, तो हम लोग के नाम पे कुछ आया तो था, लेकिन हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो चैनल ही डील करता है। उतना ही एक मुझे वेग याद है, बट ऐसे कोई एफआईआर नहीं। अच्छा मैम, अक्सर हम मेरे नाम पे आज तक कोई एफआईआर नहीं। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि जो औरतें होती हैं वो रो के अपना दर्द, या लड़कियां भी अपना दर्द दिखा देती हैं, पर कई बार होता है ना कि हम मर्दों में होता है कि तुम मर्दों नहीं रो सकते, तो क्या मर्दों को भी सबके सामने रोना चाहिए? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है कि मर्द हो नहीं रो सकते, हम भी खुद ये फेस करते हैं। तो आपने दो चीजें जोड़ी हैं, सबके सामने और मर्दों को। हाँ, सबके सामने तो कई बार बहुत सारी महिलाएं भी नहीं रोती हैं, मतलब मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी को भी सबके सामने अगर मैं उसको डांट दूं ना तो कमरे में जाके रोती है। तो दिस इज फाइन कि आपको, क्योंकि हर किसी को अपने आंसू क्यों दिखाने हैं, लेकिन मर्दों को नहीं रोना चाहिए। ये हमारे समाज की सबसे खराब, मतलब कुछ कहते हैं ना, जो हम बच्चों में बहुत बचपन से संस्कार डाल देते हैं, जो सबसे गलत संस्कार है, अरे लड़के रोते नहीं, ये बहुत गलत बात है। मैं ओशो फॉलोअर हूँ, आपने अगर अपनी रिसर्च में आपको पता चला तो हम ओशो तो कहते हैं कि जो भी इमोशन है, सुख दुख जो भी, हमें उसको व्यक्त कर देना चाहिए, रो लेना चाहिए, दिल हल्का होता है और आपके अंदर जो भी वो एनर्जी ब्लॉक्स नहीं रहते। मुझे आप पर गुस्सा आया है या मुझे आज दुख है, ठीक है, मैं जरूरी नहीं कि आप सबके सामने बैठ के रोऊंगी, लेकिन मैं हो सकता है अपनी गाड़ी में बैठ के रो लूं या मैं कहीं छत पे जाकर अकेले में रो लूं। तो मुझे लगता है आदमियों को भी रोना चाहिए, ये सबसे बड़ा एक और अब जो पेरेंट्स हैं, मैं कहती हूँ कि प्लीज अपने बेटे को यह ना सिखाएं कि रोना नहीं चाहिए। वो कैसे दिल हल्का करेगा, और क्या वो पत्थर है? उसके पास भी दिल है, उसके पास भी भावना है, ईश्वर ने वो सब बिल्कुल बराबर बना के भेजा है। तो हम ये कहने वाले कौन है कि लड़कों को नहीं रोना चाहिए? तो लड़कों को बिल्कुल रो लेना चाहिए, रुलाना नहीं चाहिए। तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, आप ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि मैं खुद भी लड़का हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ मिसबिहेव हो गया, आंख में आंसू आ गए हैं, पर ये नहीं एक जगह बैठ के नहीं, अब मैं चलते चलते रो लेता हूँ, जैसे बच्चों की तरह बच्चे चलते हैं घोड़ा बन के, मैं रो लेता हूँ, आंख से आंसू निकल रहे हैं, रोता हुआ पोछता हुआ चलता हूँ। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा क्योंकि मेरे पास तो अकेले में रोने का बहुत टाइम मिल जाता है। अच्छा, कई बार नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई बार हम देखते हैं कि लोग, लड़का हो या लड़की, अपने करियर को चूज करने में बहुत डिप्लोमैटिक या बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, और कई बार होता है ना हम दूसरे के डिसीजन को लेके या दूसरे की बातें सुन के करियर, गलत करियर चुन लेते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? अमर, अब मैं जो एक चीज बोलूंगी ना, वो बहुत एक पॉपुलर ओपिनियन नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के सारे डिसीजंस एक तो दिल से लेती हूँ, कुछ लोग दिल से लेते हैं और कुछ लोग दिमाग से लेते हैं, वो तो मुझे लगता है एक लॉजिकल माइंड, और वो उसके साथ शायद मुझे लगता है हम लोग पैदा हुए होते हैं। लेकिन मेरा एक कहना हमेशा होता है, जो आपने दूसरी बात कही ना, दूसरों के कहने पर, देखिए आपके कहने पे मैं कोई काम करूंगी और मैं फेल हो गई तो मैं तुरंत आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दूंगी कि इसके कहने पे किया था। मैं अपनी बेटी से भी कहती हूँ, ये मैं ये बता रही हूँ तुम्हें कि ये प्रोज है, ये कॉन्स है, इस फैसले का ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है, लेकिन फैसला तुम इसलिए लो क्योंकि फिर तुम सक्सेसफुल हुई तो भी क्रेडिट तुमको, और तुम फेल हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी। ये ना सबसे इजी काम होता है कि अरे तुमने कहा था तो हमने कर दिया। तो जो एस्केपिस्ट लोग होते हैं वो दूसरे से भी पूछ के सलाह करके और फिर दूसरे पर डालना भी चाहते हैं। मैं ये कहती हूँ जो भी करो अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनिए, जिसकी सुननी है सुनो, लेकिन अपनी सुनो और उसको फिर अपनी जीत और हार की जिम्मेदारी लो। अच्छा मैम, आपने संदीप महेश्वरी के साथ एक 2009 में शायद कोई सेशन किया था, उनका इमेज बाजार का कुछ था। हाँ। फिर उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले आप उनके शो में भी गई थी। पहला एनकाउंटर कैसा रहा और अब दूसरी बार गई थी तो उस बार का कैसा रहा और मिली कैसे थी आप उनसे? नहीं, तो एक्चुअली क्या होता था, IBN 7 में तो हम लोग क्या करते थे, हम जैसे टॉपिक डिसाइड करते थे कि हम इस टॉपिक पे एपिसोड बनाएंगे सपोज। तो उस जमाने में हुआ था, मुझे याद है कि कोई ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हों, अब तो जैसे बहुत स्टार्टअप इंडिया, लेकिन 2009 में तो स्टार्टअप इंडिया की तो नहीं था, लेकिन ये कि कोई नए ऐसे लोग ढूंढो जो कुछ अनयूजुअल बिजनेस करें। उस समय पेटीएम के विजय शेखर शर्मा भी हमारे आए थे, पेटीएम नहीं था तब उनका 197 एक कंपनी थी, संदीप इमेजेस बाजार से थे, एक दो लोग गेस्ट और थे।
तो गेस्ट ढूंढने का काम हमारे प्रोड्यूसर्स का है। तो उन्होंने ही कांटेक्ट किया होगा जिनका भी एपिसोड रहा होगा। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। इमेजेस बाजार कॉन्सेप्ट तब एकदम नया था, वो फोटोज का एक पूरा पूल वाला स्टॉक वाला। फिर अभी इतने 2009 के बाद मेरा संदीप से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जरूर सोशल मीडिया पे देखती थी कि अब तो संदीप बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। कभी कभी होता है ना व्हाट्सएप पे उनके वीडियो पॉपुलर। तो होता क्या है ना, मैंने जिन लोगों के इंटरव्यूज किए हैं तो उनसे वो मिले मुझे या ना मिले, एक अपनापन जुड़ जाता है। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जैसे कपिल शर्मा का किया, चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे नॉर्मल लोग हो, या नॉर्मल लोगों का किया फिर वो बहुत बड़े हो गए। जैसे सुपर 30 आनंद, आनंद का हमने किया था, उसके बाद आज सोचिए आनंद पद्मश्री भी हो गए, फिल्म भी बन गई। तो मुझे अपने हर गेस्ट की तरक्की में ना अपनी तरक्की दिखाई देती है। ठीक है। अचानक संदीप के यहाँ से अपने आप मेल आई, आई थिंक लास्ट ईयर मेल आई कि हम वहां से लिख रहे हैं एंड वी वांट टू हैव रिचा ऑन द शो। तो मैंने कहा मजा आया, इतने साल बाद दोबारा मिलने का मौका मिला। अच्छा, बाय नेचर संदीप नेसुरी कैसे हैं? क्योंकि इतना मतलब वो कई बार उनकी वीडियो लगती है, कई बार गुस्सा होते हैं। अच्छा। नहीं होता है ना कई बार, वो गुस्सा भी हो रहे होते हैं तो पता नहीं चलता, पर हाँ एक होता है ना, समझदार इंसान समझ जाता है सारा गुस्सा हो रहा है बंदा। मेरे साथ तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कभी भी ना किसी के नेचर को लेके मैं जजमेंटल नहीं होना चाहिए हमें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के साथ, आपके साथ आज हो सकता है आज मेरा मूड अच्छा है, आपके साथ आज मेरा बिहेवियर ठीक हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप मुझे किसी ऐसी परिस्थिति में मिले कि मेरा मूड खराब है या मैं घर से शायद रोके आई हूँ या तो जरूरी नहीं उस दिन हो सकता है मैं आपके साथ थोड़ा सा दूर हो जाऊं और आप जाके पूरी दुनिया में कहें कि अरे बहुत खराब नेचर है बेचारा। तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि हम ना लोगों को लेकर जजमेंट क्यों पास करें कि कोई अच्छा है बुरा है। सब एवरीबॉडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल। मेरा संदीप के साथ दोनों मुलाकातें बहुत अच्छी रही, आप समझ रहे हैं, तो मैं तो कहूंगी बहुत अच्छे हैं। बट ओवरऑल मैं कह रही हूँ कि हमें इस एक कॉन्वर्सेशन से बचना चाहिए कि कोई अच्छा है या बुरा है। ये आपसे एक चीज आज और सीखने को मिल गई इंटरव्यू के दौरान ही कि किसी को मतलब नहीं बोलना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं कहूंगी बहुत अच्छा। कोई और कह सकता है रिचा के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। फेयर हो सकता है भाई, रिचा किसी दिन किसी के साथ बुरा बोल गई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सबके साथ बुरा ही बोलती होगी। समझ रहे हैं आप? तो आई थिंक अच्छा, आजकल की टीवी एंकरिंग आपको कैसे लगती है? कहीं ना कहीं तो फुटेज आ ही जाती, क्योंकि आपने वो कहा कि आप आजकल नहीं देखते, तो कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होंगे तो आपके पुराने दोस्त यार या कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्थान में काम करते वक्त तो क्लिप रिट्वीट हो जाती है, तो आपने देखी होगी। नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप कुछ नहीं वो सब मेरे दोस्त हैं, हम लोग मिलते हैं। नहीं जो नए एंकर्स हैं, अब नए को मैं क्या, देखिए मैं सही बताऊं, एंकर्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो सब ऊपर से सब प्लान होता है, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो एंकर को कुछ बुरा भरा बोलने का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आपको वही करना है कि भाई ये तो पूरा सिस्टम ठीक है, ऊपर संपादक तय करता है कि क्या करना है, चैनल या नीचे डेस्क डिसाइड करती है। बहुत सारे लोग हैं और मैं जानती हूँ बहुत सारे अपने दोस्तों को, साथियों को जो बेचारे कर रहे होते हैं, बहुत चीख चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है वो करने में खुश ना हो। तो ठीक है, लेकिन अब न्यूज़ वैसी चल रही है। पर्सनली कहूँ तो मैं भी अब जब इन एंकर्स के इंटरव्यू लेने लगा था तो मुझे भी पर्सनली समझ में आ गया कि भाई ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। हाँ, कोई कौन सीखना चाहेगा ऐसे। वो फिर वो गुस्से में निकलते हैं स्टूडियो से, हमारी ऑफिस 10 बात सुनाते हुए निकल गया, गला खराब कर दिया लोगों ने, क्योंकि कई गाना सीख रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो बोलते गला खराब कर दिया चिल्लाते हैं। आप सोचिए ना, कौन किसको अच्छा लगेगा इसमें से चिल्लाना। लेकिन अगर वो चिल्लाने वाले बुलेटिन की टीआरपी अच्छी आ जाएगी तो इसका तो जनता भी तो जिम्मेदार है ना। फिर आपका संपादक कहेगा और चिल्लाओ। अच्छा मैम, आपने इंटरव्यू में या किसी आर्टिकल में कहा था कि आप कुछ न्यूज पढ़ते टाइम रोने भी लगती थी, वो क्या था? नहीं रोने मतलब जब जिंदगी लाइव नहीं था तो ये बात हुई थी शायद कि जिंदगी लाइव मुझे मिला कैसे। पहले कोई सेलिब्रिटी उसको करने वाली थी, तो मेरा क्या था ना, मैं हमेशा से थोड़ा इमोशनल तो रही हूँ। किसी की कहानी सुनूंगी तो थोड़ा सा रोना आ जाएगा, कुछ होगा। तो जैसे कभी कोई बहुत ट्रेजिक न्यूज हुई या जैसे आरुषि मर्डर केस या निठारी कांड, उस समय मैं न्यूज एंकर हुआ करती थी, तो मुझे रोना आ जाता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं फुट कर कभी ऑन स्क्रीन रोई हूँ, लेकिन समझ में आ जाता था पीसीआर में कि ये साउंड से पता हो गई, साउंड से पता चल जाता है। तो थोड़ी भावुक मैं हमेशा रही हूँ, आज तक हूँ। अच्छा मैम, अब हर कोई अपनी लाइफ में कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करना चाहता है। एक सुनो, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? तुम लोग बहुत देर से विस्परिंग आ रही है, मत करो। अच्छा, हर कोई अपनी लाइफ में कोई एक होता है ना माइंड गोल, जिसे हम कहते हैं कि एक चीज हासिल करना चाहता है, तो क्या ऋचा अनिरुद्ध ने अपनी जिंदगी में वो चीज हासिल की जो आप वो करना चाहती थी या अभी करना है? नहीं, आई थिंक कर ली है।
कर लिया। हाँ, मेरा सबसे बड़ा सपना तो था अमिताभ बच्चन से मिलना है, वो पूरा कर लिया। हाँ, वो उसकी डीपी आपने लगा रखी है। हाँ, मेरा सबसे बड़ा। बट वैसे भी मुझे लगता है मैंने जो सोचा था कि देखिए क्या होता है ना, हर कोई जहां से आया उतने ही तो स्टैंडर्ड का सोचेगा ना। अब मैं आज मतलब इससे बड़ा और क्या सोच सकती थी जब मैं झांसी में पल बढ़ रही थी। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे उससे ज्यादा दिया जितना मैंने कल्पना की थी। मैं फेमस होना चाहती थी बहुत छोटे में, ये चीज मैंने आज उस समय समझ में नहीं आता था। आज जब मैं अपनी कुछ ख्वाहिशें बचपन की याद करती हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत छोटी थी तो सोचती थी जब मैं मरूं ना अखबार में खबर छप जाए। तो उस समय टीवी भी नहीं रहा होगा शायद, या नया नया आया होगा। तो एक छोटी बच्ची अगर सोच रही है कि अखबार में खबर छपे मेरे मरने की, इसका मतलब वो फेमस होना चाहती थी। लोग चाहते हैं कि खबर छपे, हम बड़े अमीर आदमी बने, हमारे डिसीजन क्या आप मरने की, आप पहले ऐसे यूनिक आपका यूनिक रहा तो है। नहीं, अब मैं सोचती हूँ कि इसका मतलब वो बहुत छोटी सी रिचा कहीं ना कहीं फेमस होना चाहती थी ना। उसको लगता था मैम यही क्यों सोचा है कि पता आपने नहीं कभी आया क्या लिए। मरने के कौन चाहता, मरने के बाद वो थोड़ी आएगा इंसान पढ़ने। हाँ नहीं, लेकिन मतलब मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊं हाँ कि खबर छपे। खबर किसकी छपती है कि आपने कुछ किया ना लाइफ में, तो हाँ, शायद तो मुझे लगता है मैं फेमस आप ये सोच सकते थे बड़ा आदमी बन जाऊं। भाई ये अच्छा है। अच्छा मैम, आप जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी के करीब होता है या कोई हमारे करीब होता है, आपके सबसे करीब कौन है और आप किसके सबसे ज्यादा अभी करीब हैं? मुझे लगता है कि अब तो नहीं, कोई एक पर्सन नहीं है। मतलब ये पूरा एक आपकी फ्रेंड्स होती हैं। मेरी माँ, जैसे मैं कहती हूँ, मेरा बहुत बड़ा नहीं, सपोर्ट कोई है। होता है ना जो आपके सारे राज जानता हो। नहीं, मैं उस तरह से आप कह सकते हो मैं थोड़ी सी लोनर हूँ। मैं नहीं ऐसा अपना कुछ सब कुछ शेयर करना नहीं करती मैं। मतलब एक तरीके मेरी से आप, डीपेस्ट फीलिंग्स कृतिका को, मेरे ख्याल से मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेरे सुख दुख आजकल कृतिका को पता रहता है। हाँ ठीक, हाँ मेरा गुस्सा, मेरा फ्रस्ट्रेशन, किसी पे गुस्सा आ रहा है या किसी से मुझे बहुत चिढ़ हो रही है या मुझे रोना आ रहा है, इसको सबसे ज्यादा पता है। अच्छा, फिल्म स्टार के इंटरव्यू लेते टाइम के बाद कभी उन्होंने कहा है कि ऋचा जी हम आपको एक फिल्म ऑफर कर रहे हैं, आपको फिल्म करना है नहीं या कैमियो कर लीजिए? हाँ, तो राजू ईरानी की उसमें पीके में था ना मेरा एक छोटा सा, अच्छा उसमें था 3-4 सेकंड का। हाँ है, 3-4 सेकंड का, तभी 3-4 ध्यान, सेकंड ही होगा ना मेरे ख्याल से, ज्यादा नहीं होगा। तभी ध्यान नहीं गया। हाँ नहीं, वो कौन, नहीं बहुत लोग मुझे लिखते हैं कि पीके में आती है। तो मतलब कौन से? वो सबसे कंट्रोवर्शियल सीन जो था उसमें एक अनाउंसर की जरूरत थी, तो जहाँ पे अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ। अच्छा चलिए आज वो देखा जाएगा। शिव जी वाला रोल अच्छा अच्छा जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हो गया था। अच्छा। अच्छा मैम, वो एक होता है ना लाइफ में सबसे इंस्पायरिंग पर्सन हमारे, कि हम किसी को देख के बहुत इंस्पायर हुए और फिर कुछ ऐसा कर गया कि लोग हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कौन सा इंस्पायर पर्सन? देखिए क्या है, इसमें मैं 2 चीज़ें कहूँगी। जब से ज़िंदगी लाइफ शुरू हुआ तब से तो मैंने बहुत सारे अपने गेस्ट से ना छोटी चीज़ों के लिए इंस्पिरेशन लिया है। क्योंकि अगेन मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति आपको हर चीज़ के लिए इंस्पायर नहीं कर सकता। मैं सितार वादक पंडित रविशंकर जी के ऑफिस में काम करती थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी कि पंडित रविशंकर मतलब वो व्यक्ति जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को सुना जाता है, या हमारे आर्टिस्ट विदेशों में जाते हैं, वो पहले थे। लेकिन जब हम उनके घर में रहते थे तो आप ये कह नहीं सकते थे पंडित रविशंकर है। वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के आपसे वैसे बात करते थे जैसे परिवार का कोई बड़ा आपसे बात कर रहा है, आप समझ रहे हैं। उनसे कुछ सीखने की कोशिश की। बच्चन साहब को केबीसी में देखती थी तो बहुत कुछ सीखने की कोशिश आप केबीसी में कई बार गई रही हैं? 10 साल उनसे सीखने की कोशिश की। अपने नॉर्मल आम गेस्ट से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। फैमिली में कुछ लोगों से जैसे होता है, रिश्तेदारों में, या मेरी नानी एट 92 उनकी कैसी हिम्मत है क्या है। तो मुझे लगता है कभी भी एक गुरु या एक इंस्पिरेशन हो नहीं सकता आपकी जिंदगी में। मैं कृतिका से बहुत कुछ, कृतिका की एक सबसे बड़ी बात पता है क्या, जो मुझे नहीं लगता मैं इस लाइफ टाइम में तो सीख पाऊंगी। कल इसका बर्थडे था और सबने शायद उसके लिए जो मैसेज दिया वो यही दिया है, कितनी भी बड़ी क्राइसिस हो जाए आप इस पे अभी चिल्ला दीजिए, हंसती रहेगी आपके सामने, हंसती रहेगी वो। इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों में मैंने इसको हंसते देखा है कि मैं सोचती हूँ हंस कैसे रही है। मैं भी डांटती हूँ तो हंसती रहेगी, तो तब तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है। इससे मैं सीख रही हूँ ना, सीख पाऊंगी नहीं कि बड़ी सी क्राइसिस में आप शांत कैसे रह सकते हैं। तो अब ये भी मेरी इंस्पिरेशन है। तो इंस्पिरेशन तो आपकी कोई भी हो सकता है। अच्छा मैम, आजकल के जो यूथ है, जो हम लोग यूथ में है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें कैसे अपनी लाइफ को हैंडल करना है? क्योंकि कई बार होता है कि यूथ ऐसी चीज कर दे लेता है, फिर उसको लाइफ को क्रिएट करता है या फिर अपने आप को सुसाइड की ओर मोड़ देता है। उस चीज को कैसे आप यूथ को समझाएंगे? आजकल की यूथ में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है हर वक्त ये सोशल मीडिया,
हर समय इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं, इस सब पे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अच्छा है सोशल मीडिया आज की दुनिया में, लेकिन क्या हो रहा है ना, हम वर्चुअल वर्ल्ड में इतना खो गए हैं कि हम जिंदगी की हकीकतों से दूर होते जा रहे हैं। ये सुसाइड भी क्या हो रहा है ना, किसी को दिखाने के लिए, या हर समय आप बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इनकी जिंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा है। जरूरी नहीं है हर एक की डीपी में जितना वो खुश दिख रहा है, अपनी फेसबुक पोस्ट में जो इंसान जितना खुश दिख रहा है उतना खुश वो हकीकत में भी होगा। तो मुझे लगता है हमारा युवा ना बहुत सारी चीजों में बहुत भटक रहा है। ओटीटीज देख देख के गालियां, आजकल मैं देखती हूँ जरा जरा से बच्चे हमारी सोसाइटी में भी इतनी गंदी भाषा में, और बड़े लोग जा रहे हैं, कोई लिहाज नहीं। जैसे हम लोग के छोटे शहरों में कम से कम लिहाज होता था कि बड़े लोगों के सामने कैसी भाषा बोलनी है। तो मुझे लगता है ये ओटीटी और सोशल मीडिया के जो ये खराब असर जो हो रहे हैं ना युवाओं पर, उससे युवाओं को बचना चाहिए, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, अभी के जो कीमती 5-6 साल है, हम लोग बहुत छोटे थे ना, मेरे ताऊजी कहते थे अभी मेहनत कर लो तो बाद में ऐश कर लोगे, अभी ऐश करोगे तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उतना नहीं कमा पाओगे जो भी है ना, तो अच्छे से अभी मेहनत करो। तो मुझे लगता है अभी जो बहुत क्रूशियल, जो अराउंड 17-18 ईयर्स से लेके आपका 20-25 साल जो की उम्र तक जो 7-8 साल होते हैं, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। उस समय आप फोकस्ड रहे, उस समय आप लगे हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर, और ये कभी कभी उल्टे सीधे यूट्यूब वीडियोस बनाने में, या उल्टे सीधे यूट्यूब वीडियोस देखने में। तो जो कंटेंट, इसको मुझे लगता है हम निचोड़ एक चीज कह सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा था, मुझे सेंटेंस, सिर्फ जो खाना आप खा रहे हैं ना अमर, वही आप मतलब वो आपकी शारीरिक सेहत उससे डिपेंड करती है, राइट। जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो यहाँ, आप हर दिन सिर्फ बकवास देखते रहेंगे। मैं आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर्स देखती हूँ, लोग बोलते हैं अरे इनकी लाखों में फॉलोइंग है। जब मैं उनका कंटेंट देखती हूँ तो मैं सर पीट लेती हूँ कि हे प्रभु, इस कंटेंट में क्या है देखने वाला। लेकिन युवा देख रहे हैं, क्या मिल रहा है उस युवा को? कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं सिर्फ आप जो कह रहे हैं आज के युवाओं को ये कहूंगी कि अगर अच्छा खाना खाने पर फोकस करते हैं अपनी अच्छी सेहत के लिए, तो अच्छी मानसिक सेहत के लिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्लीज अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें। चाहे वो रेडियो पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो टीवी पर, किसी भी माध्यम से अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा कंटेंट कंज्यूम कीजिए, आपके दिमाग को। एक्चुअली मेरा कंटेंट इसलिए नहीं चलता क्योंकि मैं लोगों को मिलता हूँ, इंस्पायरिंग का कुछ स्टोरी उठाता हूँ, इसलिए मेरा कंटेंट नहीं चलता है। अभी हमारा भी बहुत ज्यादा हमेशा नहीं चलता, कोई बात नहीं। अगर यही मैं थोड़ा गाली गलौज वाला कंटेंट रखूंगा, ये बहुत चलेगा। अरे तो कौन जिम्मेदार है? हाँ, कहीं ना कहीं मैं और कहीं ना कहीं आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी आज अगर थोड़ा सेंसेशनल कुछ कर दूं तो और अच्छे व्यूज आएंगे, लेकिन हम अपने कछुए की चाल पे चल रहे हैं। लेकिन हम करेंगे वही जो हम करना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट ही बनाएंगे। अच्छा मैम, जो लोग आपसे जलते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी फ्रंट ऑफ कैमरा? मुझसे कोई जलते तो होंगे ही, रिश्तेदार में होता है ना, इस लड़की ने बहुत कुछ कर लिया, हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाए, होता है ना कुछ। तो जलने वालों को क्या मैसेज देना चाहिए? एक लाइन तो कह दीजिए। कोई मैसेज नहीं, खुश रहिए। खुश रहिए। गेट वेल सून। तो मैम इसी के साथ मेरे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। नहीं, आज थोड़ा देर से आई उसके लिए भी माफी। नहीं, आपको समय दिया। नहीं, आपने अपना समय दिया, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप बिजी हैं। तो ये मैम ने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए, मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को आज। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग भी रिचा मैम का एक चैनल देखें, और बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरी है मैम के चैनल पे जो देखे कुछ ना कुछ सीखने के लिए। क्योंकि कल मैं रिसर्च कर रहा था, मैं सच बताऊं, मैं रिसर्च के दौरान मैं ये देख रहा था कि लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, या आप उनको कैसे सवाल में उलझा के सवाल कर रही हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। पर हाँ, यह रहा कि मेरे लिए आपके रिसर्च के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा आपके अंदर से, मतलब आप कैसे सवाल कर रही हैं, किस तरीके से घुमा के सवाल कर रही है, तो बहुत कुछ सीखा ये मैम। थैंक यू। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को यहाँ तक देखने के लिए। आपको कौन सी लाइन मैम की पसंद आई, आप कमेंट कर सकते हैं, और भी आने वाले सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू के लिए आप मेरे को नाम सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक देखते रहिए ब्रेकिंग अमर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।